बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन कॉर्नर के साथ एक बार फिर ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह हैं। ख़वातीन हज़रात, चंद दिन पहले हमने एक हेल्दी किस्म का प्रोग्राम किया था मोटरवे पुलिस के ऑफिशल्स के साथ। आज एक और प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथ 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिशल्स मौजूद हैं। मोटरवे पुलिस के दोस्त हैं, इसी तरह महकमा हेल्थ से हमारे साथ हैं और रेस्क्यू 1112 के जो ऑफिशल्स हैं वो हमारे साथ हैं। आज के इस प्रोग्राम की हमें ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि ईद की आमद है और नाज़रीन, ईद के दिनों में हम बहैसियत जो कौम है ये थोड़ा सा अलग किस्म का रिएक्ट करते हैं। तो हम आज अपने इन ऑफिशियल से पूछेंगे कि अपने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से ये किस तरह की एडवाइजरी जारी करेंगे ईद के दिनों में। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मोटरवे पुलिस की तरफ से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पेट्रोल ऑफिसर शराजी साहब, मोहम्मद अली शराजी साहब। शराजी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ये डॉक्टर इकबाल अंजुम साहब हैं जी, महकमा हेल्थ से इनका ताल्लुक है, हेल्थ डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंटोमोलॉजिस्ट हैं जी ये। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 से अंजुम शहजाद साहब। अंजुम शहजाद साहब एमरजेंसी ऑफिसर हैं, ऑपरेशंस एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस हैं अपने डिपार्टमेंट में। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह से ईद के हवाले से आपको कुछ बड़ी ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आप इस्तेफ़ादा करते हुए खुद को, अपने आप को, अपनी फैमिली को बहुत सी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। मोहम्मद अली शराजी साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमने बहुत डिटेल के साथ गुफ्तगू कर ली थी अपने पिछले प्रोग्राम में, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर है रह गई थी तो उन पे बात करना ज़रूरी थी, इसलिए बहुत शुक्रिया आज आप दोबारा तशरीफ़ लाए। सर, ईद के दिनों में ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं ये एक तो अपने किरायों में होशरबा इजाफा कर देते हैं, दूसरा सर ओवरलोडिंग जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, तो किस तरह हैंडल करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने दूसरी दफ़ा हमें दावत दी और एक अच्छा प्रोग्राम पहले भी रोड सेफ्टी के टॉपिक पे किया गया। आपने जो टॉपिक इशू किया, रेज़ किया ईद के हवाले से, इंतहाई अहम है। इसमें 2 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स और दूसरी ये है कि ओवर चार्जिंग। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो ओवर चार्जिंग करते हैं और चूँकि लोग दूर दराज से अपने घरों में ईद गुजारने की खातिर उनका रुझान होता है, इसलिए ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स भी की जाती है। इसमें हमारे जो सीनियर कमांड है उसके अहकामात के पेश नज़र हमारे ऑफिसर हाईवेज़ और मोटरवेज़ के ऊपर शबो रोज़ जो है ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग को चेक कर रहे होते हैं। आवाम की रहनुमाई के लिए हमारी हेल्पलाइन है 130। अगर आप समझते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टर आपसे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या उसने ज़रूरत से या कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर्स लोड किए हुए हैं तो 130 पे कॉल करके हमें गाड़ी का नंबर और अपनी लोकेशन से आगाह करें। यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि जब पैसेंजर्स 130 पे कॉल करते हैं तो वो गाड़ी का नंबर नहीं बता पाते और ना ही गाड़ी की किस्म बता पाते हैं जो हमारे लिए उस गाड़ी को ट्रेस करना मुश्किल होता है। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी टर्मिनल पे जाएं तो सबसे पहले गाड़ी का नंबर देखें और उसकी कंपनी देखें, और अगर कोई ऐसी उन्हें प्रॉब्लम है और 130 पे उन्हें कॉल करनी है तो फिर गाड़ी का नंबर और उसकी कंपनी बताएं ताकि हमारे अफसरान जो रोड पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ आसान हो। दूसरा साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि चूँकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर, इसी तरह हमारे मोटरवे पुलिस की तरफ से स्मार्टफोन एप्लीकेशन एक जारी की गई है जिसको हम सफ़र मोटरवे के नाम से जाना जाता है। इस एप्लीकेशन का ज़ुबैर भाई फ़ायदा ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेते हैं और आप किसी भी वक्त किसी भी लम्हे मोटरवे पुलिस की हेल्प अगर आपको दरकार है तो आपको अपनी लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद से गूगल से अपनी आपकी लोकेशन लेगा और विदिन 7 to 10 मिनट्स जो करीबी हमारी मोबाइल है वो आपको अप्रोच करेगी और आपको बर वक्त और जो मैक्सिमम हेल्प है वो
प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमारे इन दिनों में, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में, हमारे अफसरान टोल प्लाजाज़ पे और जो हमारे मूवी पॉइंट है वहाँ ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी मुसाफिर को शिकायत हो तो वो वहाँ भी ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है सर, ये बताइएगा कि ईद के हवाले से किस तरह की कोई रोड एडवाइजरी आपने जारी की है या करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये ईद से 2-4 दिन पहले गहमा गहमी होती है, लोग बाज़ारों की तरफ रुख करते हैं ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए। तो मोस्टली इसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि आप लोग कोशिश करें कि कम से कम वक्त जो है वो रोड्स पे लगाएं। मतलब एक तो रोड्स पे अफ्तारी के वक्त लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, तो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए स्पीड ओवर ना करें, अपनी गाड़ियों को जो हद रफ्तार है उसके अंदर रखें। और एक आम ट्रेंड बन चुका है कि हम लोग शाम के वक्त जो है वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, पूरा दिन हमारे पास होता है, तो दिन के वक्त जो शॉपिंग मॉल्स और प्लाजाज होते हैं वो खाली होते हैं। तो अपना टाइम स्केजुअल इस तरह का बनाएं कि जो रश आवर्स हैं या जो पीक आवर्स हैं उनमें आप हाईवेज़ की तरफ ना निकलें, क्योंकि इससे हाईवेज़ जो हैं वो कंजस्टेड, चूँकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो आबादी वाला और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो रोड्स ब्लॉक होने का ख़तरा होता है। उसके साथ साथ जो है कि अपने जो आपके अंडर एज जो आपके बाइक राइडर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में उन्हें आप हाईवेज़ की तरफ आने का जो है ना बिल्कुल भी इजाज़त ना दें। ये जी बिल्कुल। और नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोरोना के दिनों में हमने मोटरवे पुलिस की रोड एडवाइजरी देखी थी, तो इन दिनों में भी, ईद में भी, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करें तो अपने घर से बाहर निकलें, रोड पे निकलें। अदरवाइज़ कोशिश करें अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ अपने घरों में रह कर ईद की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट करें। मैं डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं अंजुम साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अंजुम साहब, रेस्क्यू 1112 जिस तरह मोटरवे पुलिस का इदारा पाकिस्तान में एक मिसाली इदारा है, इसी तरह 1112 रेस्क्यू 1112 जो है ये एक मिसाली इदारा है। तो सबसे पहले तो हमें अपने इदारे के मतलब कुछ बताइएगा, इसकी जो इनाग्रेशन हुई और फिर स्टार्ट में किस तरह के आपको जो मसाइल थे उनका भी सामना करना पड़ा, और फिर ग्रेजुअली आज आप उस मुकाम पर मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो आपको खिराजे तहसीन पेश करता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हम आवाम को आज एक आगाही देने जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का आगाज़ 2004 में एज़ पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पायनियर बैच का हिस्सा हूँ जो कि लाहौर में स्टार्ट हुआ था, और फिर गुजरांवाला में 2008 में इसको जो है ना वो यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हुई। और 2008 में जब ये सर्विस स्टार्ट हुई तो उस वक़्त एक डिफरेंट सिनेरियो था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोग एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं देते थे, एमरजेंसी पे कॉल करने के वाले से लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर हमने लोगों को ट्रेनिंग्स कंडक्ट की, और कॉल्स आती थी तो डिस्टर्बिंग ज़्यादा थी। तो अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि सिनेरियो काफ़ी बेहतर है। शुरू में जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो 4 रेस्क्यू स्टेशन थे गुजरांवाला में, और सिर्फ हम सिटी को जो है ना वो सर्विस दे रहे थे। और अभी तक हमने टोटल जो है वो इसमें 5,43,000 से ज़ायद जो एमरजेंसी कॉल्स हैं उन पे रिस्पांस दे चुके हैं, और जिसका फ्रॉम डे 1 से जी फ्राम डे 1, और इसका रिस्पांस टाइम जो एवरेज है वो 6.95 है, जो कि 7 मिनट से कम है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक अचीवमेंट है कि 7 मिनट से कम वक्त में अगर आप एमरजेंसी रिस्पांस दे देते हैं। तो इसमें बाद में फिर पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस अभी रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी गई। तो पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस में भी अब यहाँ से जो लाहौर या एडवांस केयर के लिए पेशेंट्स को आगे शिफ्ट करना होता है वो भी रेस्क्यू 1122 सर्व कर रहा है। साथ ही साथ फायर एमरजेंसीज़ जो कि यहाँ पे गुजरांवाला में अब तक जो है ना वो टोटल 11,000 से ज़ायद जो फायर एमरजेंसीज़ हैं उस पर हमने रिस्पॉन्ड किया और लोगों की कीमती जानें और उनकी इमलाक को बचाया है। और चूँकि आपको पता है गुजरांवाला कंजस्टेड होता जा रहा है डे बाय डे, जैसे कि शराजी साहब ने बताया कि अब जहाँ पे ट्रैफिक अक्सर चौक रहती है, तो इस वजह से हमें एक बड़े चैलेंज का सामना था
कि हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। तो फिर यहाँ पे मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस को जो इंट्रोड्यूस कराया गया, अभी उसका 4th ईयर जो है ना यहाँ पे सर्विस का चल रहा है। जी अंजुम साहब, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपकी जो मोटर बाइक की सर्विसेज हैं इस पे अभी हम आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। डेंगू के मतलब हम आपसे तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मलेरिया का आलमी दिन है, तो इस हवाले से मुख्तसरन हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप और आपके चैनल का तमाम जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं सबका शुक्रिया कि हम इस वजह से आम लोगों तक अपनी बात जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पहुँचाएँगे कि आज का दिन जो है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल 2022 को मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और इसमें हम जो है मलेरिया के मतलब लोगों को आगाही जो है देना चाहते हैं कि मलेरिया की बीमारी जो है इससे कैसे बचा जा सकता है। बेसिकली तो यही है कि ये मॉस्किटो बाइट है, ये ख़ास किस्म का मॉस्किटो है जिसका नाम एनाफिलीज़ है। वो बाइट करता है और बाइट के नतीजे में जो है ये एक बुखार हो जाता है, जो कि इसको हम कहते हैं कि बारी का बुखार हो जाता है, या ये है कि ये बड़ा 104 तक इसका टेम्परेचर जो है चला जाता है। तो उस सिलसिले में लोगों को हमें बावर करवाना ज़रूरी है कि इसकी मॉस्किटो की बाइट जो है बचे। अब हम काफ़ी अखबारात में भी, टीवी चैनल में भी और गैर सेमिनार भी कंडक्ट करते रहते हैं, लोगों को हम बावर कराते रहते हैं कि भाई डेंगू की बाइट से बचने के बहुत सारे जो हैं वो पहलू हैं, जिसमें यह है कि हम शाम होने से पहले जो है वो डोर को क्लोज़ कर लें, जालियाँ लगवाएं, या रात को हम रिपेलेंट्स जो है यूज़ करें, मॉस्बेल के नाम से जो है वो आता है वो हम यूज़ करें। और अगर हम इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और हम रिपेल कर सकते हैं, यानी वो हमारे वाइट करने से वो रह जाते हैं। इस तरह मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, सॉरी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, ये मालूमाती प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास मेहमान मौजूद हैं, उनके साथ एक खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शरीफ साहब, आपकी तरफ सर एक बार फिर से आना चाहूँगा। ईद के दिनों में जो मंचले हैं सर, वो वन व्हीलिंग की तरफ बढ़ा जाते हैं, तो इसके सद्देबाब के लिए किस तरह के इक़दाम आप उठा रहे हैं? ये जो ईद के दिनों में बांसुरी निकाल के वन व्हीलिंग और ड्रिफ्टिंग और इस तरह के मामूलात बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, और जो यंगस्टर हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को गाइड करें कि ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होते हैं इस तरह के हादसा से। चूँकि जो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इसमें रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस ने GT रोड के ऊपर बहुत से ऐसे क्रिटिकल एक्सीडेंट्स अटेंड किए हैं जिसमें बहुत से जवानों की अमवात भी वाक़ हुई। तो मैं आपके चैनल के थ्रू तमाम यंगस्टर्स को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद एक खुशी का मौका, इसको खुशी के तौर पे अपनाएं। ये ना हो कि आपकी ईद किसी गम की नज़र हो जाए। हाईवेज़ और मोटरवेज़ आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इसको इस्तेमाल करें, बट अंडर द ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। इसी में हम सबकी बेहतरी है। जी बिल्कुल ठीक। और मैं अंजुम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आजकल रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के वक्त एक अजीबोगरीब किस्म का रश शुरू हो जाता है। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाह रहा होता है इफ्तारी के हिसाब से। तो ज़ाहिर है सर, हादसा के नंबर्स जो हैं उनमें भी इजाफा होता है। तो आप किस तरह का क्या मैसेज देंगे कि किस तरह के हिफाजती इक़दाम जो हैं वो पब्लिक को लेने चाहिए? जी, रमज़ानुल मुबारक में हर दफ़ा ये ऐसे होता है कि एमरजेंसीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। स्पेसिफ़िकली जो इफ्तारी का टाइम क्लोज़ आता है तो लोग जल्दी से घर जाना चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर हमने स्पेशल इसके लिए अफसरान की भी ड्यूटी लगाई होती है, और इस वक्त इसके हवाले से स्पेशल पॉइंट्स बनाए होते हैं ताकि हम जल्द अज जल्द लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इस दौरान हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। आवाम से यही गुजारिश है कि काइंडली आपका जो चंद सेकंड बचाने के लिए अपनी जान गंवाने का ये जो फ़ैसला है ये ठीक नहीं है। आप लोग की जान सबसे पहले है। आप लोग थोड़ा सा अगर लेट हो जाएंगे तो रोज़ा आपका जो है ना वो
कहीं पे भी खोला जा सकता है, लेकिन आपकी जान बचेगी। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली रोज़ा हमें तहम्मुल सिखाता है, और वो पीक टाइम होता है जिसमें आपके रोज़े का एक समझ लें कि अमली मुजाहरा हो रहा होता है। और रोड्स के ऊपर हमने देखे कि उस वक्त रोड यूज़र एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं, अपनी जल्दी एक दूसरे से निकलने की खातर, अपनी बारी लेने की खातर एक दूसरे को ओवरटेकिंग करते हुए ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। और ये ओवर स्पीडिंग चूँकि उस वक्त आप अपने रोज़े को देख रहे होते हैं, सड़क पे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं या सड़क पे होने वाले जो हादसात हैं आप उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो रोज़े का जो मैसेज है वो भी सब्र और तहम्मुल है, लिहाजा हमें ख़ास तौर पे अफ्तारी के वक्त जो है ना एक्सट्रीम पेशेंस की ज़रूरत है, ताकि रोड्स के ऊपर जो एक्सीडेंट्स उनको हम कम कर सकें। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, हम शायद दुनिया की वाहिद कौम है कि हम बहुत ज़्यादा नसीहतें करते हैं, लेकिन दूसरों को नसीहतें करते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। जिस तरह के अभी शराजी साहब बात कर रहे थे, और इससे पहले अंजुम शहजाद साहब ने भी बात की कि रोज़ा हमें तहम्मुल का दर्स देता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि जिस तरह हमारी जान कीमती है, दूसरों की जान भी कीमती है, अपने साथ साथ हम दूसरों को भी बचाएं, तो शायद हम बहुत से हादसात से बचा सकते हैं। अंजुम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके साथ सर्विसेज में शामिल होते हैं। एक तो ये बताइएगा कि किस तरह अगर कोई बंदा चाह रहा है वो आपके साथ शामिल होके इस अवाम नास की खिदमत करना चाह रहा है, तो वो कैसे, किस तरह अप्लाई करे और किस तरह इसको ज्वाइन करे? जी, इसमें अभी रेस्क्यू 1122 ने अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो एडवांस लेवल पे ले गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे ले आए हैं। रेस्क्यू 1122 पे इमरजेंसी कॉल के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको हमारी एम्बुलेंस या फायर व्हीकल की लाइव लोकेशन पता चल रही होती है। सेम इसी तरह से हमने ट्रेनिंग में भी अब स्टूडेंट्स के पास या कम्युनिटी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फुल डे आके ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें, तो अब हमने ऑनलाइन एक मोबाइल एप्लीकेशन है रेस्क्यू कैडेट कोर, उस पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो दी हैं। उस पे आप जाएं, उस पे आप जब शुरू में ये चीज़ें गो थ्रू करें, जब आप ये चीज़ें गो थ्रू कर लेंगे तो उसमें फिर आप जो है ना साथ ही ऑनलाइन एग्ज़ाम की ऑप्शन भी जो है ना वो मौजूद है, वहाँ भी आप इसका एग्ज़ाम दें। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए हमारे पास आना होगा, और आपको इवन इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो भी दी जाएगी, और इस तरह आप हमारी जो है ना वो वॉलंटियर्स जो है ना वो इसमें एनरोल होकर हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। जी बिल्कुल। अंजुम शहजाद साहब, मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट से खालिद इकबाल अंजुम साहब मौजूद हैं। खालिद इकबाल अंजुम साहब, सर मलेरिया के मतलब आपने बताया, ये बताइएगा कि डेंगू की भी आमद है, जिस तरह ईद की आमद है तो डेंगू की भी आमद है, तो सर इससे बचाव के इकदाम महकमा हेल्थ जो है वो किस तरह के उठा रहा है? जी वेलकम टू। दोबारा मैं जाता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने बयान किया है कि मलेरिया जिस तरह फैलता है, डेंगू की बीमारी भी इसी तरह इसका फैलाव है, और ये भी मॉस्किटो की बाइट की वजह से। तो हम कहीं भी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये बताते हैं कि डेंगू की बीमारी का नाम है, जो कि ख़ास किस्म के फ़ीमेल मॉस्किटो के बाइट की वजह से फैलती है, और उसका नाम जो है वो एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस है। ये जब फीमेल मॉस्किटोस की बाइट करती है तो ये एक जगह से जरासीम इसका वायरस जो उठा के दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर देती है, और यूँ एक बंदे से बहुत सारे दूसरे लोग इससे मुतासर हो जाते हैं। अब देखना ये है कि ये बीमारी से बचने के लिए हमारे पास कौन कौन से हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इक़दाम हैं। सबसे पहले जो फौरी तौर पर इक़दाम हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, वो इस चीज़ की एडवाइस करता है कि आप इस मॉस्किटो की बाइट की वजह से बचें। जितना हम इसकी बाइट से बच सकते हैं उतना हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि हम जो है उसको शाम के होने से पहले जो है अपने घरों के खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें, ताकि शाम के वक्त जो बाहर मॉस्किटो बैठा हुआ है वो अंदर की तरफ हमारे रूम में, सोने वाले रूम के अंदर ना आए। फिर वहाँ पर हम जो है वो एडवाइस करते हैं कि रिपेलेंट्स यूज़ किया जाए, मसलन मॉस्बेल है वो लगा दिया जाए, और कुछ नहीं तो कोई सिंपल ऑयल जो है सरसों का तेल भी लगाया जाए, तो उससे भी जो है ये मॉस्किटो जो है वो अपनी बाइट जो है मुकम्मल नहीं कर पाता। और इस तरह घरों में देखें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो हम लगा लें तो वो सारी रात
साथ जलते रहते हैं। उसमें जो है वो केमिकल नहीं होता, इसमें डीट ऑयल होता है, जो एक क्राइजेंथेमम फ्लावर होता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है, वो हम लगा लें तो वो नॉक आउट इफेक्ट जो है ना होता है और मॉस्किटो बाइट नहीं कर पाता। जी डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू हम दोबारा शुरू करते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब डेंगू के हवाले से हमें मुफीद बातें बता रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। छोटे से वक्फे का वक्त है, टेक अ ब्रेक। नज़ारत प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करते हैं। डॉक्टर खालिद इकबाल अंजुम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप डेंगू के हवाले से सर कुछ बता रहे थे। अच्छा, साथ में ऐड कर लीजिए कि महकमा जो है महकमा सेहत तो अपनी तरफ से इक़दाम उठा रहा है, उसके साथ साथ पब्लिक को किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए इससे बचाव के लिए? थैंक यू। मैं दोबारा जहाँ से अब तक मुंतक़िल हुआ, मैं दोबारा से मंगा करता हूँ। हमने बात ये की है कि इस मॉस्किटो की बीमारी जो है डेंगू के से बचने के लिए हमने कहा कि हमें इसकी बाइट से बचना है। बाइट के मैंने कुछ जो है पॉइंट मैंने वो बयान किए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट हैं। मसलन जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो फुल स्लीव कपड़े पहन के जाएं, जब हम सोते हैं तो फुल स्लीव कपड़े पहन के सोएं, ताकि मॉस्किटो हमारे करीब जो है ना आए और हमें इस बीमारी से बच जाए। दूसरी बात यह है कि अगर इस बीमारी को हम सिरे से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास ये बात है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मॉस्किटो जो है ये इनकी अफजाइश को जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक के मॉस्किटो से बाइट से बचना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना होगा, हमें जो है रिसर्च करना होगा कि ये मॉस्किटो जो हैं ये कहाँ पर इनकी अफजाइश होती है। तो अगर हम इनको लोकेट कर लेते हैं कि इनकी अफजाइश का पॉइंट ख़त्म कर दें तो इसका मतलब है ना मॉस्किटो पैदा हों, ना हमें वो बाइट करें, ना हम बीमार हों और ना हॉस्पिटल में जाएं और ना हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो डिज़ीज़ का बर्डन जो है ना वो ज़्यादा हो। तो उसके लिए जो है वो तमाम किस्म के मॉस्किटो जो हैं वो हमेशा पानी के अंदर पलते हैं। किसी भी जगह स्टैगनेंट वाटर है, पानी खड़ा हुआ है, फालतू पानी खड़ा हुआ है, या एक से दिन से लेकर 10 तक पानी खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर इसकी परवरिश होती है। इसका जो फीमेल मॉस्किटो है वो पानी के अंदर ही अंडे देती है और उसमें जो लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, अडल्ट बनता है, और वो अडल्ट मॉस्किटो बन के जो है वो हमारे ही घरों के अंदर उसने स्टे करना है कि उसने फीडिंग लेनी है। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इसकी फीडिंग का सिलसिला जो रखा वो ये है कि फीमेल मॉस्किटो ने अंडे प्रोड्यूस करने के लिए इसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटीन जो है वो कुदरत की तरफ से ये उसका तरीक़ाकार है कि वो उसको ब्लड की सूरत में मिलती है और इसीलिए फ़ीमेल मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है, मेल मॉस्किटो जो बाइट नहीं कर पाता। और वो जब मॉस्किटो जो है फ़ीमेल मॉस्किटो वो अंडे के लिए प्रोटीन हासिल कर लेती है तो वो चंद रेस्ट करने के बाद दोबारा पानी की तलाश में आ जाती है। अब उसको किसी भी जगह पर अगर पानी नज़र आता है, मतलब फॉर एग्जांपल गमले हैं, गमले के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी जमा है, तो वहाँ पर ये इसकी फ़ीमेल मॉस्किटो आके अंडे दे जाएगी। वो अंडे से लार्वा, पीपा और अडल्ट बनेंगे और हमारे माहौल के अंदर वो फैल जाएंगे। इस तरह देखें, घर के अंदर फालतू टायर पड़े हैं, घर के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, कुछ दरख्त होते हैं, दरख्तों के अंदर सुराख होते हैं कुछ छोटे, जब टहनी टूट गई तो छोटा सा ग्रुप सा बन जाता है। उसकी वजह से हमें तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस तरह अगर देखें तो घरों के अंदर जो टैंकी की लीकेज हो रही होती है, छतों के ऊपर टैंकी है, उसमें हमने वो नहीं लगाई हुई, जाली नहीं लगाई हुई, या लीकेज हो गई है, पानी की जगह जगह खड़ा हुआ है, या हमको बॉटल वगैरह मशरूबात पीते हैं उसके जो वेस्ट होता है वो हम किसी जगह फेंक देते हैं। डॉक्टर साहब, इसके मतलब बताइएगा कि परसेप्शन है कि ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये साफ पानी की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है? जी बिल्कुल, ये है, ये साफ़ निथरा हुआ स्टेगनेंट वाटर जो होता है उसके अंदर जो है ना ये इसकी प्रेफरेंस होती है, तो वो प्रेफरेंस वो देखती है। इसके लिए तो ये है कि इसको आम जो इंसान हम सोच रहे होते हैं कि यहाँ पानी खड़ा हो वहाँ पर फीमेल मॉस्किटो यहाँ अंडे देगी, इसकी बरक्स अगर देखें तो एक बॉटल जो है तो मशरूबात पीते हैं उसका एक ढक्कन जो है, ढक्कन कहीं पड़ा उसके अंदर पानी मौजूद हो तो ये उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है वो साफ़ पानी के अंदर जाके उसको अंडे दे। वैसे साफ़ पानी से मुराद यही है कि जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर वो सारा साफ़ पानी ही, फ्रेश वाटर ही होता है।
तो वहाँ से ये सूरत हाल होती है। एक और चीज़ बड़ी है जो हम आम आदमी को भी बताना चाहते हैं कि हम अक्सर घरों के अंदर जो है वो परिंदों के लिए थोड़ा सा पानी वो छत पे शेड पे रख देते हैं या कब्रिस्तान के अंदर रख देते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो हमारे लिए एक मसला बन जाता है। ये अच्छी बात है कि हम कब्रिस्तान में जाते हैं, परिंदों को पढ़ें कि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक मखलूक़ात है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ध्यान ना करें तो हमारे लिए वो एक मसला बन जाता है। चाहिए ये कि हम अगर पानी का बाउल वहाँ पर रखते हैं तो वो अल्टरनेट डेज पे इसको चेंज करते रहें ताकि उसके अंडे लार्वे अगर आए हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे घरों के अंदर ये मॉस्किटो जो फैलना शुरू हो जाते हैं और हमें बाइट करना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, और नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पब्लिकली इससे बच सकते हैं। हम अपने घरों में ख़ास ख्याल करें, कहीं पे पानी जमा ना होने दें, बिलखुसूस साफ़ पानी के मतलब भी उन्होंने कहा कि फीमेल मॉस्किटो को एक जो बोतल का जो ढकना है उसमें पड़ा हुआ पानी भी उसके लिए काफ़ी है। तो कोशिश करनी चाहिए, ये जो पुराने टायर हैं, गमले हैं, इसी तरह हमारी टैंकीज़ हैं जो बाज़ औक़ात ओपन होती हैं, ऊपर से खुली हुई होती हैं, हम साफ़ सफाई के लिए उसमें पानी रखते हैं, तो ऐसी जो टैंकीज़ हैं उन्हें ढक के रखा जाए। पानी अगर किसी बर्तन में रखना ज़रूरी है तो उसको भी ढक के रखा जाए। जी शराई साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक तो ये बताइएगा कि ये जो नई मोटरसाइकिल्स जो हैं ये कंपनीज बनाती हैं, गाड़ियाँ बनाती हैं सॉरी सर, इनकी चोरी का ज़ाहिर एक बड़ी एक अपना नंबर्स हैं कि आए दिन हम सुनते हैं कि गाड़ी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई। सर, पूरी दुनिया में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम का निज़ाम मौजूद है, तो ऐसा नहीं कि आप जो मोटर बाइक कंपनीज़ हैं ज़्यादातर ये चाइना की हैं और पाकिस्तान में इनकी असेंबलिंग होती है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आप कोई ऐसा प्लान करें कि वो इसके अंदर कोई जीपीएस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करें, ताकि अगर कोई गाड़ी या इस तरह का कोई जो चोर हैं इसको लिफ्ट करते हैं तो कम से कम कोशिश हो सके कि इसको पकड़ लिया जाए। बड़ा ही खूबसूरत सवाल आपने किया है गाड़ियों की स्नैचिंग और थेफ्ट के मतलब। तो उसमें जो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जो वसाइल मौजूद है उसमें इंश्योरेंस है गाड़ियों की। तो जितने भी रोड यूज़र हैं या जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जब नई गाड़ी अच्छा सर, एक सेकंड में, इंश्योरेंस का तो सिस्टम है हमारे इधर, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद आम आदमी उसको समझ नहीं पाता। अब अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत छोटी छोटी चिप्स हैं जीपीएस के मतलब, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो कहते हैं कि ये थोड़े से पैसों में ख़रीदें और इसे इंस्टॉल करें अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में या कार में, और उसके बाद आप बेफिक्र हो जाएं। तो कंपनी इस तरह की इंस्टॉलेशन क्यों नहीं करती? बिल्कुल, कंपनी की तरफ से ये एक फैसिलिटी देनी चाहिए कस्टमर को, और इससे एक तो चोरी चकारी के जो मामलात है वो कम होंगे। दूसरा उससे ये है कि जो गाड़ी को ट्रेस करने में, चोरी के बाद अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो ट्रेस करने में एजेंसीज़ को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो मैं जो इंश्योरेंस की बात बता रहा था वो ये थी कि आज चूँकि इंश्योरेंस एक बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, और इंश्योरेंस से जब आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। उसके बाद ये जो ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, नो डाउट वो बहुत चीप और इजी अवेलेबिलिटी है उनकी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती जाएंगी। तो अपनी गाड़ी में जो पुरानी गाड़ियाँ उनमें वो इंसान को लाजमी वो चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और अंजुम शहजाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, ईद के हवाले से अगर आप कोई ऐसा मैसेज जो पब्लिक को देना चाहें कि वो हादसा से किस तरह खुद को बचा सकते हैं। जी, ईद के दिनों में हमने देखा है कि हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम पिछली ईद को देखें तो वज़ीराबाद, रावली और सिटी के अंदर बेशुमार ऐसे सीरियस एक्सीडेंट हुए जिसमें जानों का भी ज़िया हुआ। तो मेरी पब्लिक से यही गुजारिश है कि एक तो आपके जो टीनेज बच्चे हैं, अंडर एज जो ड्राइवर हैं, उनको बाइक्स बिल्कुल ना दें। सबसे ज़्यादा हादसात इन दिनों में हमने उनके देखे हैं। और साथ ही साथ चूँकि कुछ रोड्स खाली होते हैं और कुछ हम एक जो है ना वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस हमारा ड्राइविंग पे नहीं होता, तो इस वजह से हादसात की शरह इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आम इस वजह से हादसा की शरह जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, एक और बड़ा ज़रूरी सवाल था कि किन हालात में आपको 1122 को कॉल करनी चाहिए। अमूमन हमने देखा, हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि हमें एक दफ़ा कॉल आई, कोई बंदा हमसे पूछा था जनाब दाल चावल कहाँ से मिलेंगे। तो मतलब
हमें किन हालात में आपको इंगेज करना है सर? जी, इसमें हमारा जो इमरजेंसी नंबर है ये अब काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग कॉल्स कम हो गई हैं जिसका आपने ज़िक्र किया है, क्योंकि अब हमने इस पे IVR ले आए हैं और IVR के थ्रू अब वही कॉल्स आती हैं जो इमरजेंसी कॉल्स होती हैं मोस्टली। तो इसमें आपको कोई भी जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें आप रेस्क्यू 1122 पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता रोड पे कोई हादसा हो गया है, घर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी बन गई है जिसमें कोई पेशेंट अचानक बेहोश हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है, गिर गया है, कोई बर्न केस है। इसके अलावा फायर इमरजेंसीज़ की सूरत में, बिल्डिंग कोलैप्स की सूरत में, और इस तरह की जितनी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें आप रेस्क्यू 1122 पे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब तो एनिमल रेस्क्यू और बर्ड रेस्क्यू इमरजेंसीज़ में भी लोग हमें कॉल करते हैं और उसमें हम जो है ना जानवरों को भी जो है ना वो रेस्क्यू करते हैं। और अब आपने मोटर बाइक्स जो हैं उनका भी साथ में सिलसिला शुरू किया जी, है। मोटर बाइक जो है इसका पर्सपेक्टिव यही है कि कंजस्टेड एरियाज़ हैं लाहौर गुजरांवाला में, जैसे कि अंदरून शहर है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एम्बुलेंसेस की अप्रोच उस तरह मुश्किल हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे हमने मोटर बाइक्स डिप्लाई की हुई हैं हर 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे, जिसकी वजह से हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो मोटर बाइक सर्विस का 4 मिनट से भी कम है। हो गया। डॉक्टर साहब, आप अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, ईद के हवाले से और इस डेंगू और मलेरिया के हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल जी, ये है बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि चाहे ईद के दिन हो चाहे आम दिनों हो, ये जो डेंगू और मलेरिया की बीमारी है, ये जैसे मैंने बयान किया, ये अमूमन जो है ये इंसान की अपनी ही कोताहियों का नतीजा है कि जब हम ऐसी चीज़ें घर के अंदर रखेंगे, काड़ कबाड़ रखेंगे, फालतू पानी जमा रखेंगे, और ना सिर्फ इस फालतू पानी की वजह से डेंगू बीमारी बल्कि और भी बीमारियां जो है ना इसकी वजह से फैल सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि घर के अंदर हर बंदा जो है इसके एक माइंड सेट होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि घर के अंदर चाहे कोई फीमेल है या कोई मेल है, उसको पता होना चाहिए घर के अंदर कहाँ पर फालतू पानी पड़ा हुआ है। गमलों को अगर ज़्यादा पानी लगाया हुआ है तो उसको डिवाटरिंग कर दी जाए, घर के अंदर काड़ कबाड़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए, घर के अंदर जो है वो अगर कचरा वगैरह का है तो उसको मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए, ताकि ये है कि वो उस मॉस्कीटो को अंडे देने का मौका फराहम ना हो, ना किया जाए। और मुख्तसर बात यह है कि हम नाज़रीन अपने घरों में जितनी ज़्यादा साफ़ सुथराई रखेंगे, इंशाल्लाह हम इन बीमारियों से बचते रहेंगे। शाहिद साहब, लास्ट आपसे अगर आप कोई मैसेज हमें देना चाहें, हमारे नाज़रीन को देना चाहें। बिल्कुल जी, कैटेगोरिकली ईद के हवाले से और आम दिनों में के लिए भी यही हदायत हैं कि ईद के दिनों में लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पे ईद के सेकंड डे में और ईद वाले दिन आफ्टर ईद, मतलब आफ्टरनून के बाद। तो मुशाहदे में ये बात आई है कि लोग बाइक के ऊपर पूरी फैमिली लेके जा रहे होते हैं, मतलब 2 बच्चे भी हैं, मिसिस भी हैं, साथ एक बैग भी रखा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये है, एक तो हाईवे पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे बाइक राइडर चलाएं। दूसरे नंबर पे हेलमेट इस्तेमाल करें और बाइक पे जितने अफराद बैठे हैं तमाम हेलमेट को इस्तेमाल करें। बच्चे जो हैं उनको अमूमन हम आगे बिठा लेते हैं, उनको पीछे बिठाएं अपनी वालदा के पास। ख़वातीन के लिए बहुत अहम मैसेज ये है कि ख़वातीन अपने लूज़ गारमेंट्स समेट के बैठें। जब बाइक पे बैठती हैं तो बच्चे को पकड़ा हुआ है, बैग को पकड़ा हुआ है, दुपट्टा जो व्हील में फंस गया वो नीचे गिरी, साथ ही हस्बैंड और बच्चे, और इस तरह के बहुत ज़्यादा रोड इंजरीज जो हैं वाक़यात। जी बिल्कुल शराजी साहब, और नाज़रीन जिस तरह के शराजी साहब बता रहे थे कि हम खुद अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करके अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज़ का पॉइंट करना चाहता हूँ। देखिए, ये जितनी भी वाई अमराज हैं हमारे इस्लाम के अंदर, ये अल्लाह ताला ने जो हमारे जो टीचिंग दी हुई है उसके मुताबिक ये है कि सफाई निस्फ़े ईमान है। अगर हमारे घरों के अंदर सफाई सुथराई होगी, एक तो वो सलीकामंदी नज़र आती है, दूसरा ये है कि उसकी वजह से घर के अंदर फालतू चीज़ें ना होने की वजह से इन जो बीमारियां बननी हैं, मसलन डेंगू और मलेरिया जो है उसके पनपने का खर्चा जो ख़त्म हो जाता है। तो हमें यही चीज़ है कि हमारे माइंड सेट के अंदर ये बात होनी चाहिए कि सफाई निस्फ़े ईमान की वजह से घर के अंदर माहौल अगर खुश्क होगा, साफ़ सुथरा होगा, फालतू पानी नहीं होगा, तो हम ना सिर्फ डेंगू बल्कि डेंगू जैसी और बीमारियाँ, मलेरिया
ज़िका वायरस, येलो फीवर, इस तरह की और बीमारियों से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, सफाई निस्फ़ ईमान है, साफ़ सुथरे रहें और बीमारियों से बचें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए ज़ुबैर मुगल को पूरी टेक्निकल टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।